हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। खूब पढ़िए, मज़े से पढ़िए, खूब जोर लगा कर पढ़िए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर लेकर आ गए हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर में हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा आपने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा, यूनिट के बारे में पढ़ा, क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने लास्ट दो लेक्चर में हमने पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने किया। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर, और इसके टॉपिक का नाम है एरर एनालिसिस। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा एरर एनालिसिस। अब इसके नाम से ही ये तो डिफाइन हो जाता है कि अपन क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे एरर एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एरर की एनालिसिस करेंगे, मतलब गलतियाँ को एनालिसिस करेंगे। जो हमने गलती करी है, वो जो गलती हुई है हमने नहीं करी है, मतलब जो गलतियाँ हुई हैं उसकी एनालिसिस करेंगे। अब गलतियाँ क्या हुई है, जैसे कि यहाँ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोस्टली मेजरमेंट की। तो हमने ज़रूर कुछ ना कुछ मेज़र किया है और उसमें कुछ एरर आई है। ठीक है, अब उस एरर को हमें मेज़र करना है, तो उसे हम किस तरह से मेज़र करेंगे, उसके लिए हमें एरर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब एरर कहाँ पे आई? अगर आप किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हो, किसी डायमेंशन को मेज़र कर रहे हो, तो आप वहाँ पे कुछ स्केल या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो टू मेजर द मेजरमेंट। तो जब मेजर करने के लिए आप मेजरमेंट यूज करने के लिए आप वहाँ पे स्केल मेजर कर रहे हो, तो हो सकता है कि स्केल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो आपको पता नहीं चला और वो प्रॉब्लम हो गई, इसके कारण से आपका मेजरमेंट गड़बड़ हो गया, इसी कारण से एरर आना स्टार्ट हो गया, ये भी हो सकता है। तो चलिए हम एरर एनालिसिस में सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी आप एरर एनालिसिस स्टार्ट करते हो किसी भी बुक से, तो वहाँ पे दो टर्म आपको देखने को मिलता है। पहला टर्म जो मिलता है वो होता है एक्यूरेसी, और दूसरा टर्म जो होता है वो प्रिसीजन। ठीक है, दो टर्म आप यहाँ पे देखिए, पहला एक्यूरेसी और दूसरा टर्म जो है प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, आप इसको एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि ये टर्म हमने लिखता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप एरर एनालिसिस स्टार्ट करने जाओगे किसी भी बुक से, तो वहाँ पे सबसे पहले दो टर्म आपको मिलेंगे। एक टर्म मिलेगा हमारा एक्यूरेसी और दूसरा टर्म मिलेगा हमारा प्रिसीजन। तो हमें ये समझना है कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। अब एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी मतलब अगर किसी चीज़ को आप मेजर कर रहे हो और वैल्यू जो है वो करेक्ट के आसपास है या करेक्ट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इस तरीका का वैल्यू दे रहा है, इस तरह का मेजरमेंट दे रहा है कि वो लगभग सही के बराबर है, तो हम उसे कहेंगे कि जो हमने रीडिंग ली है वो एक्यूरेट है ना। अब प्रिसीजन हो सकता है कि आपके लिए मतलब ड्यूरिंग द स्टडी नया टर्म हो, ऐसे आप इसका इंग्लिश टर्म जानते हो, मीनिंग जानते हो, लेकिन आप इसका फिजिक्स में इसका मतलब क्या है कि प्रिसीजन, मान लीजिए कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके कोई मेजरमेंट, अब उसकी रीडिंग लेते हो, मेजर करते हो उसको, और वो मेजरमेंट बार बार एक ही मेजरमेंट के आसपास आता है। ठीक है, एक ही मेजरमेंट के आसपास आता है, तो हम कहेंगे कि मशीन जो है वो प्रिसाइज है। ठीक है, मशीन जो है वो प्रिसाइज है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हुआ कि आपने मान लें रीडिंग लिया, ठीक है, और ये रीडिंग जो है रहा 6.10, 6.15, 6.05, ठीक है, 6.02 इसके आसपास आ रहा है। ठीक है, ये लगभग आसपास की रीडिंग है, तो ये कहेंगे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज है, एक ही रीडिंग बार बार दे रहा है। ठीक है, और एक्यूरेट रीडिंग है, मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास है। चलिए अब बारी से इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। ठीक है, एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो एक्यूरेसी की बात करने के लिए, एक्यूरेसी को समझने के लिए हमने कहा कि मान लीजिए आप इस तरीके से दिखते हो,
ये आपने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। इसे और बेटर समझने के लिए मान लीजिए कि हमने ये लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को हमने कहा दिस इज ट्रू वैल्यू, मतलब जो हमें मेजर करना है, दिस इज ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ट्रू वैल्यू जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब ट्रू, जब आप एक्यूरेसी की बात करते हो तो एक्यूरेसी में जो वैल्यू आएगा दैट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब अगर आप यहाँ पे रीडिंग ले रहे हो, एक रीडिंग ये आया, एक रीडिंग ये आया, एक ये आया, एक ये आया, ठीक है। अब ये रीडिंग मान लीजिए 5.05 है और 5.10 है, 4.95 है, 4.8 है, इस तरीके से। या फिर आप इसको बेटर समझने के लिए 5.10 कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए, इसको 90 कर लीजिए और इसको 80 कर लीजिए, ठीक है। तो आपने जो इसकी रीडिंग ली, मतलब कहने का मतलब है आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, आपको एक स्केल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप मेजरमेंट लेकर बताइए। आपने उसको पहले स्केल का यूज़ किया या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया, आपने कहा कि 4 रीडिंग लिया आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रीडिंग लिया, आपने कहा ये रीडिंग है, ठीक है, ये रीडिंग है। तो ये क्या है, दिस रीडिंग ये मेजरमेंट इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, ट्रू वैल्यू के आसपास की वैल्यू है। तो आपने इसे कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब देखिए कई जगह बुक में आपको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ होगा। इस तरह से डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आपका ये जो रीडिंग है वो 5, ये जो एग्जैक्ट दिस, अगर यहाँ पे आगे आप हिट करते हो, मेजर करते हो, ये बार बार ये मतलब ट्रू वैल्यू 5 के आसपास है, ट्रू वैल्यू आप 5 के आसपास है। लेकिन आपने मेजर किया, कुछ वैल्यू यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, इस तरीके से मेजर किया, ठीक है। आपने इस तरीके से मेजर किया, कुछ वैल्यू यहाँ है, इस तरीके से डिफाइंड है। तो आपने कहा कि ये मतलब इसके आसपास है, ट्रू रीडिंग के आसपास है, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है डेट इज, ये जो मेजरमेंट है और या फिर जो आपने रीडिंग ली है डेट इज उसमें एक्यूरेसी है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्यूरेसी है, ठीक है। अब आइए प्रिसीजन की बात करते हैं, सेकंड टर्म की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म क्या है हमारा, प्रिसीजन। प्रिसीजन को मैंने क्या कहा कि मान लो कि आप कोई रीडिंग लेते हो, मान लो आप कोई रीडिंग लेते हो और वो रीडिंग बिल्कुल आसपास ही आता जाता है, प्रिसीजन। आपने ये रीडिंग ली, ट्रू वैल्यू जो है इसका, जो आपको मेजर करना है 5 सेंटीमीटर करना है, और आप बार बार मेजर कर रहे हो, आपने जो मेजर किया वो कुछ इस तरीके से मेजर किया, रीडिंग 1 2 3 4, आपने यहाँ किया 6.15, 6.10, 6.20, 6 इसे थोड़ा सा नीचे कर दो, 6.05, ठीक है। आपने इस तरीके से रीडिंग ली और आपने अगर सर्कल फॉर्म में आपने देखा, जो आपके बुक्स में देखते होगे कि सारे रीडिंग्स जो हैं, सारा मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल आसपास, मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से आपने लिया, 1 2 3 4 इस तरीके से रीडिंग लिया आपने। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जो कैलकुलेट कर रहे हो आप, जो आप मेजर कर रहे हो वो प्रिसाइज है। प्रिसाइज है करने का मतलब है कि सारे आसपास ही हैं, ठीक है। बार बार रीडिंग ले रहे हो तो ये सारे वैल्यू आसपास ही दे रहा है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये ट्रू वैल्यू, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रू वैल्यू ना दे। ये मशीन जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज़ करके इसकी मेजरमेंट कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इसकी ट्रू वैल्यू ना दे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी रीडिंग देगा, ये जो भी रीडिंग देगा वो बिल्कुल आपस में आसपास ही देगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया आपने एक्यूरेसी की बात करी थी, जो एक्यूरेसी में आपने एक्यूरेसी में जो आपने रीडिंग ली थी और जो प्रिसीजन में रीडिंग ली थी, ठीक है, प्रिसीजन में रीडिंग ली थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। हमने वहाँ पे क्या देखा था, हमने वहाँ पे देखा था 5.20, 4.90, 5.10, 4.80 इसके आसपास की रीडिंग थी। प्रिसीजन में आपने क्या दिया, प्रिसाइज रीडिंग क्या थी,
पहला 0.15, 20, फोर्थ रीडिंग 0.5, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.05, 0.05, 0.05 के आसपास है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग 0.1 के आसपास की डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, मान लीजिए कि यही सेकंड रीडिंग है, हमने मान लो बेटर समझने के लिए कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमने ये लिया 4.90 लिया, 4.80 लिया, तो इन दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस जो है ये है। तो इसको आप देख रहे हैं, इसकी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है ना, इसकी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि मशीन जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्रिसाइज नहीं है, प्रिसाइज ये है कि रीडिंग आसपास ही दे रहा है ये, ठीक है। तो आप इसको समझिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को। एक्यूरेसी मैंने कहा क्या कि जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट करके कोई मेजरमेंट लेते हो, रीडिंग लेते हो, और वो रीडिंग जो है ट्रू वैल्यू के आसपास हो। ट्रू वैल्यू मान लो कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर के आसपास की जो वैल्यू है, अगर रीडिंग बार बार वही आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है, तो वो जो मशीन है जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा एक्यूरेट है, ठीक है। अब सेकंड इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज़ किया और उससे हमने मेजरमेंट किया, सेम मेजरमेंट किया, और वो मशीन, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरह का मेजरमेंट दे रहा है, और ये डिफरेंसेस बिल्कुल आसपास के ही हैं। तो हमने कहा कि नहीं, मशीन ट्रू रीडिंग तो नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज है, मतलब रीडिंग, ये मशीन इंस्ट्रूमेंट जो है प्रिसाइज रीडिंग दे रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये रीडिंग अगर ट्रू वैल्यू के आसपास की रीडिंग लो तो 5.05, 4.95 इस तरीके की रीडिंग दे, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। एरर एनालिसिस के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है? अब एरर तो हमने कह दिया कि एरर है। अब एरर हो कैसे हो सकते हैं, कितने तरीके के एरर हो सकते हैं? तो पहला हमने कहा सिस्टेमैटिक एरर, ठीक है। दूसरा हमने कहा रैंडम एरर है। हमने कहा एरर को दो तरीके से हमने डिफाइन किया है, दो तरीके से बांट दिया। एक हमने कहा कि ये जो एरर है वो जो है वो सिस्टमैटिक है, दूसरा एरर जो है वो जो है रैंडम एरर है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर किसे कहेंगे? सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसका आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है, और उस गलती को आप सुधार सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके का एरर पॉसिबिलिटी है और इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो होगा सिस्टमैटिक एरर। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने मेजरमेंट लिया और इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। अगर मान लो कि आप मेजर करते हो और जो हमारा लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो वो मेजरमेंट में गलती कर सकता है, वो मेजरमेंट में गलती कर सकता है। हमने इस तरीके से रीडिंग ली है कि कहने का मतलब है, मान लो कि आपको, मान लीजिए आपको ये मेजरमेंट करना है, ठीक है, आपके पास ये स्केल है और आप यहाँ से उठाते हो, इसको मेजर करते हो, यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर दो, इस स्केल को लाते हो, इसी स्केल को आपने यहाँ तक लाया और यहाँ से मेजर किया, ये पोर्शन मान लो कि आपने एरर कर दिया, तो एरर आ गया ना। इस एरर को सुधारा जा सकता है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। सिस्टमैटिक एरर वो उस तरीके का एरर है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसका आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। वो एरर कई तरीके के हो सकते हैं, वो एरर इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, वो एरर पर्सन एरर हो सकता है कि पर्सन ने इस तरीके से मेजरमेंट किया कि उसने रीडिंग गलत दे दी, ठीक है। लेकिन रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर से आप क्या समझते हैं, ठीक है? रैंडम एरर से क्या समझते हैं? ये इस तरीके का एरर है जिसका आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो, इसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। मान लो कि आप कोई रीडिंग ले रहे हो, मान लो कि आपके पास आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया और कहा गया कि इस चीज़ की रीडिंग लीजिए, आप रीडिंग लेने पहुँचे, ठीक है, आप रीडिंग लेने पहुँचे। जैसे ही रीडिंग लेना आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट तो सही रहा, मान लीजिए सब कुछ सही रहा, आप रीडिंग ले रहे हो सही, लेकिन जब आपने रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ? मान लीजिए मशीन वाइब्रेट कर गई। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसमें वोल्टेज जो है वो हाई हो गया,
आप इस तरीके का मेजरमेंट कर रहे हो, वोल्टेज हाई हो गया, तो क्या होगा, वहाँ पे एरर आएगा, लेकिन वो एरर का आपने प्रेडिक्शन नहीं किया था। और ये हो सकता है कि होता रहे कई बार, मतलब ड्यू टू द हाई वोल्टेज मैकेनिकल वाइब्रेशन, ये सडन, अचानक से, ठीक है, अचानक से सडन एरर, सडन इस तरह की एक्टिविटी हुई कि वो मशीन में, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया, ठीक है, तो हो गया रैंडम एरर, उसका हमने प्रेडिक्शन नहीं, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको हम ये कर सकते हैं कि अगर रैंडम एरर किसी भी हमने आइडेंटिफाई किया कि रैंडम एरर है, तो हम कई बार उसकी रीडिंग लें, ठीक है, रीडिंग जो है रिपीटेडली लें, ठीक है, रिपीट करें रीडिंग को कई बार, 1 बार 2 बार 10 बार, और फिर उनका सबका एवरेज कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो जो रीडिंग आएगा वो बाकी सारे रीडिंग से बेटर रहेगा। तो 2 तरीके के एरर हो सकते हैं, एक तो है हमारा सिस्टमैटिक एरर, दूसरा है जो हमारा है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वो है जिसे हम प्रेडिक्ट करते हैं, जिसे हम सुधार सकते हैं, वो कैसा भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, जो इंसान रीडिंग ले रहा है उसने एरर करी हो, लेकिन रैंडम एरर जो है वो सडन एरर इस तरीके से हो जाता है कि अब इंसान को पता ही नहीं चलता है, हमें पता ही नहीं चलेगा, हम मेजरमेंट लेने जाएंगे, आप वोल्टेज बढ़ गया, मशीन वाइब्रेट करना अचानक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रीडिंग को सही रखने के लिए हम एवरेज एरर लेंगे, एवरेज वैल्यू लेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे, हम मशीन उस रीडिंग या मेजरमेंट कई बार, 1 बार 2 बार 10 बार करेंगे और उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और कहेंगे दिस इज़ द वैल्यू, ठीक है, ओके। चलिए अब एरर के में आगे बढ़ते हुए जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, वो कौन कौन से टर्म, कौन कौन से एरर कैलकुलेट करेंगे, उस पे आते हैं। चलिए वो करेंगे पहला जो कैलकुलेट करना है हमें, आप लिख लीजिए, इसे नोट कीजिए, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर, और हम यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज एरर की, ठीक है। बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की, बात करेंगे रिलेटिव एरर की, और बात करेंगे परसेंटेज एरर की। ये है क्या क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आपसे आएंगे तो इस तरह से आ सकता है कि आप उसकी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करके बताइए, आप उसकी रिलेटिव एरर कैलकुलेट करके बताइए, तो इसे हम समझते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका एब्सोल्यूट एरर से। एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमें कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया, ठीक है, या फिर मैंने तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, मैंने कहा इसे मेजर करके आओ, आपने उसकी 5 रीडिंग ली, 10 रीडिंग ली, ठीक है, और आपने कहा कि पहली रीडिंग ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो मान लेते हैं कि आपने जो रीडिंग ली, मैंने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया और मैंने कहा कि इसके मेजरमेंट करके रहो, तो आप मेजर करके आए, तो आपने 5 रीडिंग मुझे दिया। मान लो कि ये n टाइम्स ऑफ रीडिंग हो सकते हैं, कई रीडिंग्स हो सकती हैं, तो आपने 5 रीडिंग मेरे को दिया और आपने कहा जो मेजरमेंट की रीडिंग्स हैं वो A1 है, A2, A3, A4, A5, ठीक है। मान लेता हूँ ये करके ये AN तक रीडिंग्स आपने ली हैं, ये नंबर n नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या कीजिए, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या कीजिए कि आपने जो रीडिंग्स ली हैं उनका मीन कैलकुलेट कीजिए। मीन आपको पता है A1 + A2 ... AN डिवाइडेड बाई n, कैलकुलेट कर लिया आपने। मैंने क्या कहा आपसे कि जो एवरेज मेजरमेंट लेते हो और जो आप एवरेज मेजरमेंट कैलकुलेट कर निकालते हो तो वो लगभग सही होता है, ठीक है ना, वो बाकी रीडिंग से सही होता है कि कई सारे रीडिंग्स हमने ली, उनका हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, उनकी हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट
इनसे बेटर होता है, इन रीडिंग से बेटर है, रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब आइए चलिए यहाँ पे आपने ए मीन कैलकुलेट कर लिया। अब ए मीन कैलकुलेट करने के लिए के बाद बात आई एब्सोल्यूट एरर की, बात आई एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पे इंडिविजुअल एरर टू द मीन एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर को आप डिफाइन करोगे तो कहोगे कि ये जो है डिफरेंस है आपका इंडिविजुअल एरर और मीन एरर के बीच में। मीन एरर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा कि ठीक है, A1 कैलकुलेट किया आपने कहा कि डेल्टा A1, ठीक है, तो A1 माइनस ए मीन, डेल्टा A2 माइनस ए मीन, इस तरीके से करके डॉट 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 आपने डेल्टा ए एन कैलकुलेट किया, तो ए एन माइनस ए मीन। तो ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये जो टर्म्स है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN, ये जो टर्म्स हैं ये है हमारे क्या? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, एब्सोल्यूट एरर जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा। एब्सोल्यूट एरर के वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। चलिए, तो हम जब उसकी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, जब भी आप कैलकुलेट कीजिए तो यहाँ पे मॉड लगाइए, मॉड। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आप नोट में डाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने कैलकुलेट कर लिया एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के बाद हम अब रिलेटिव और परसेंटेज एरर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक टर्म और आता है, वो टर्म आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। एक टर्म और आता है हमारा, वो आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो जो आपने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है, ठीक है, डेल्टा A1 प्लस यहाँ पे डेल्टा A2 डॉट 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 प्लस, इसे आप नोट करते चाहिए। जैसे ही हम इसके न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे आपको बेटर समझ में आएगा, लेकिन इस थ्योरी को आपको समझना होगा बेटर, है ना। तो हमने यहाँ कहा n, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। पहले मीन एरर क्या था हमारा? मीन एरर ए मीन, है ना, जिसमें आपने कैलकुलेट किया था A1 प्लस A2 प्लस A अप टू AN डिवाइडेड बाई n, है ना। और यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट एरर में एक मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, जिसे आपने कहा कि जो हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है उन सबको ऐड कर दो और जितना है उनसे n से डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो गया हमारा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे ही आपने कैलकुलेट किया, अब चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। अब आसान क्या हो गई? अब आप यहाँ से रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हो। रिलेटिव एरर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपको कहा जाए कि आप कैलकुलेट कीजिए रिलेटिव एरर, तो आप क्या कहोगे?
मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ए मीन। इसे आप नोट कर लीजिए, दिस इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कहने का मतलब हुआ कि आपने जो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया है, अगर उसमें मीन से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा एरर आता है वो हमारा रिलेटिव एरर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं कि ये हो गया, अब परसेंटेज एरर की बात करते हैं। तो परसेंटेज एरर आपने जैसे रिलेटिव एरर को कैलकुलेट किया, देखिए इसे इस फॉर्म में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो अब परसेंटेज की हम जैसे बात करते हैं परसेंटेज एरर की, तो क्या हमारा रिलेटिव एरर जो है उसमें आप परसेंटेज की वैल्यू लगा दीजिए डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा परसेंटेज एरर दे दिया, रिलेटिव एरर इनटू परसेंटेज, दिस इज द परसेंटेज एरर। क्लियर है? यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया, आपने एब्सोल्यूट कैलकुलेट किया, आपने रिलेटिव कैलकुलेट किया, जो रिलेटिव है उसमें उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, हो गया हमारा परसेंटेज एरर, है ना। अब आइए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉप है, इसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर जल्दी से समझ लेते हैं, है ना। हमने जो मान लो मेजर किया, तुम्हें मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया, तुमने मेजर किया, मेजर करके बताया सर दिस इज रीडिंग। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, ये जो रीडिंग तुमने कैलकुलेट किया है इससे तुम इसके एब्सोल्यूट बताओ, इसके तुम क्या बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट बताओ, रिलेटिव बताओ, परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो क्या बताते हो? तुम्हारे को जो रीडिंग तुमने ली वो इस तरीके से आया 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 आपको दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट और आपने ये 5 रीडिंग ली। ठीक है, अब इसका मीन कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए ए मीन आपने क्या ये तो 10.1 प्लस 10.2 प्लस 10.3 प्लस 10.4 10.5 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 से आपने डिवाइड दिया, आपने मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको मीन कैलकुलेट करना है, आपने क्या किया, इनसे डिवाइड दे दिया। ये क्या था, ये क्या 10.1 10.2, मैं फिर से कर रहा हूँ कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया और तुमने कैलकुलेट किया कि ये वैल्यू आई, ये रीडिंग आई मेरी। अब इसके बाद आगे का कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 10 50 और ये क्या हो गया 5 10 15। ठीक है, तो 11.5 बाई 5 यही आएगा ना, 3 6 4 10 और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन किया आपने, ये वैल्यू है। अब इसको आपने डिवाइड किया तो 5.0.3 ये आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको पता है क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करते हैं कि A1 माइनस ए मीन, तो यानी कि 10.1 माइनस, और ये मॉड में होगा, कभी नेगेटिव नहीं होता है। मैंने आपसे कहा कभी नेगेटिव नहीं होगा, एब्सोल्यूट एरर जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, तो आपने पहले ही इसमें मॉड लगा देना है। ये आया 10.3, ये वैल्यू आ गया 0.2, आपने मॉड लगाया तो ये 0.2। ठीक है, इसी तरह से 2 आपने किया, आपने 10.2 माइनस 10.3 ये वैल्यू मॉड में है, आपने जब इसे किया 0.1। ठीक है, इस तरह से 3 जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10.3 माइनस 10.3 ये 0। 4 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10.4 10.3 मॉड में है, ये 0.1। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मॉड नहीं होता तो माइनस में आता। ठीक है, लेकिन ये मॉड में हमेशा होगा, इसकी एब्सोल्यूट एरर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है।
10.5 माइनस 10.3, ये 0.2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपको क्या करना है? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये मीन कैलकुलेट करने के लिए सबको प्लस 2, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5, है ना? यही है ना? ये कैलकुलेट किया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये क्या हुआ? 3, 6, तो 0.6 डिवाइडेड बाई 5, 0.1 और ये 2, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए इसके बाद अगर आपको कहा जाए इसकी एग्जैक्ट इसकी वैल्यू लिखने के लिए कि इसको किस टर्म में हम लिखेंगे, तो द मोस्ट परफेक्ट वे टू राइट इट इक्वल्स टू, देखिए इसका मीन वैल्यू क्या था? इसकी मीन वैल्यू क्या है? ये 10.3 प्लस माइनस ये क्या है? ये 0.12, 0.12, यानी इतना एरर है मीन वैल्यू में, इतना एरर हो सकता है, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। ठीक है, आप चाहे तो इसके ऊपर चाहे तो इसके नीचे, तो ये इसकी वैल्यू है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपने दिस इज द वे टू राइट द वैल्यू, जो आपने रीडिंग लेने के बाद जो आपने कैलकुलेट किया है एब्सोल्यूट और मीन कैलकुलेट करने के बाद आप क्या होगा कि ये वैल्यू है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपने एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर रखा है और आपने मीन कैलकुलेट कर रखा है। चलिए अब हम एवरेज की बात करते हैं, रिलेटिव की बात करते हैं। सॉरी इससे अब ओहो, एक और हैंकी बर्बाद। चलिए तो अब इसकी बात करते हैं रिलेटिव एरर की बात करते हैं कि क्या होगा। तो आप जानते हो ए मीन डिवाइडेड बाई मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0.12 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू कितनी थी? 10.3, है ना? यही था ना? दिस इज द रिलेटिव एरर। अब इसमें कहा जाए आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है? इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, इतना परसेंटेज हो जाएगा। ये हो जाएगा 12/10.3, ये 0, ये 1, यहाँ से गया 17 बचा, फिर से एक बार में देंगे 0.1, 17 बचा, 17 में से ये गया, फिर तो ये 3, आपने इसको किया 1 बार में 103, यहाँ 7, यहाँ 1। ठीक है, पॉइंट लगाया आपने कहा, फिर इसमें 0 आया, फिर से ये 2 बार में तो होगा ना 103, तो यहाँ हो गया ये 7, ये हो गया 6, 0, तो अब 1, अब इसको 6 बार हम दे सकते हैं, तो आप यहाँ हो 6%। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बस समझ गए आप? आपने इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लिया। अब ये कैलकुलेट करने के बाद वापस से हम आते हैं एरर में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है? एक टर्म है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करते हैं मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो 2 टर्म है और उसको आपको प्लस ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब कि 2 टर्म दे रखे हैं, कोई एक सर्किल है, एक सर्किल की बात करें, 2 सर्किल हैं, एक सर्किल का वैल्यू दे रखा है और उसके एरर के साथ उसको दे रखा है, और दूसरे सर्किल का दे रखा है, उसकी भी एरर के साथ उसको दे रखा है।
और आपसे कहा जाता है कि इनको प्लस कीजिए, इनको ऐड कीजिए और इनको सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है। कम्बिनेशन में पहला जो हमारा है, मान लीजिए यहाँ पे एडिशन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ एरर, और यहाँ पे हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर जो टर्म दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सर्कल दे रखा है, हम मानते हैं एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। और ये बड़ा है, इसकी वैल्यू जो एरिया का दे रखा है वो मान लो कि दे रखा है 5 ± 0.5 मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू A2 की जो है 1, इसकी जो वैल्यू है वो है 7 ± 0.7, ये दे रखा है। आपको कहा जाता है कि अब इसकी एडिशन कैलकुलेट कीजिए, प्लस एडिशन कैलकुलेट कीजिए, एडिशन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इनका 7 12 7 5 12, ठीक है, प्लस माइनस ये करोगे 1.2, आपका होगा सर ये होगा इसका वैल्यू, ठीक है। सेम फार्मूला, सेम हम सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सेम हमने सर्कल 1 और सर्कल 2 यूज किया और हमने कहा कि इसको आपको फाइंड करना है A2 - A1, A2 - A1 की वैल्यू फाइंड करना है। सर्कल दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है और आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। आपने कहा ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे 7 - 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। क्या आपने कहा 7 - 5, ठीक है। तो यहाँ 2, अब प्लस माइनस, आप कहोगे कि इसमें से इसमें यानी कि 0.2 ये वैल्यू तरीके से माइनस अगर कर रहे हैं तो इसमें से ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि एरर जो है हमेशा जुड़ता जाता है, एरर जो है वो घटता नहीं है, उससे आप माइनस या सब्सट्रैक्ट नहीं करते हो। कहने का मतलब है कि आपकी गलतियाँ जो आपने गलती करते जाते हो वो सारी गलती इकट्ठा होता हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ आपने ये कर दिया तो वो गलती कम हो गई, ठीक है ना, वो गलती हो रही है, वो बढ़ता जा रहा। तो सेम यहाँ पर है कि जब हम एरर की बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, तो सब्सट्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू जो है वो जुड़ेगा। तो ये वैल्यू होगा 1.2 प्लस माइनस 1.2 प्लस माइनस 1.2, ठीक है। तो दिस इज द सब्सट्रैक्शन। बात समझे आप। जब मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ एडिशन की बात कर रहा हूँ, एरर की एडिशन की बात कर रहा हूँ। कम्बिनेशन ऑफ एरर में आप पढ़ रहे हो एडिशन ऑफ एरर और सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। एडिशन ऑफ एरर में बात कर रहे हो कि 2 हमने एग्जांपल लिया और हमने कहा इसको ऐड करो, तो आपने ऐड कर लिया ये टर्म ये इसके साथ और ये टर्म इसके साथ, ठीक है ना। और ये एरर है, एरर हमेशा ऐड होता है, चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो। तो सेम अगर सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमने जो एक्चुअल वैल्यू है उसे तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन जो एरर है उसे हमने ऐड करके लिखा है। दिस इज द रूल फॉर एडिशन ऑफ एरर देन सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम नेक्स्ट टर्म में आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप और डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ एरर ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास है z इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे है z इक्वल्स टू a डिवाइड बाई बी। अब कहा जा रहा है इसमें आपको एरर के लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल ये जो दे रखा है आप इस वैल्यू को ये डिवाइड बाई जेड, दिस इज द एरर, दिस इज द वैल्यू a डिवाइड बाई ये एरर ऑफ b डिवाइड बाई b, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या करेंगे, डिवीजन में भी सेम करेंगे, z बाई जेड इक्वल्स टू एरर ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस एरर ऑफ b डिवाइड बाई b, ठीक है। आप देखिए जब हम डिवीजन ऑफ एरर या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर की बात करेंगे तो जो वैल्यू दे रखा है उसका एरर डिवाइड बाई वो वैल्यू, ये एरर इसका वैल्यू, ये एरर इसका वैल्यू, इसमें भी सेम,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए अब इसी में जो टर्म है वो ऐसा दिया हुआ होता है, a इक्वल्स टू एक्स ए वाई बी, ठीक है। और मान लीजिए एक टर्म और होता गामा सी, ठीक है, ये वैल्यू होता है। और कहता है इसमें आप एरर को कैलकुलेट करना है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में इसकी वैल्यू इस तरह से z, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, एरर ऑफ x बाई एक्स प्लस b आगे आ जाएगा, एरर ऑफ y बाई वाई प्लस c आगे आ जाएगा, एरर ऑफ गामा बाई गामा, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या होगा, मान लीजिए कि यही टर्म में अगर डिवीजन में दिया होता एक्स ए वाई बी बाई गामा सी, इस तरीके से टर्म दिया होता, तो इसमें भी सेम कुछ नहीं करना है। जिस तरह से यहाँ पे आपने लिखा इसके लिए भी आपको सेम लिख देना है, जेड बाई जेड इक्वल्स टू ए एक्स बाई एक्स प्लस बी एरर वाई बाई वाई प्लस सी एरर ऑफ गामा डिवाइड बाई गामा। आपने ये वैल्यू लिख देना है। बात आई समझ में? अब इस तरीके से लाइन खींच के आपको दोनों को समझोगे, जिस तरह से आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझा था और अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझ रहे हो, तो बेटर समझ में आ जाएगा आपको कि इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम एक ही तरह से दोनों चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वैल्यू दे रखा है, ठीक है। जो वैल्यू दे रखा है उसमें एक ही तरह से हम दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पसीना पोंछ लिया जाए। सॉरी, चलिए अब इस पे आते हैं, इसकी कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मान लो कि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स में एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप किसी भी सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हो और वहाँ पे F, वहाँ पे M की वैल्यू दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.5, A की वैल्यू दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। और इस तरीके से M की वैल्यू क्या होगा 10, 5 प्लस इंटू 2, ठीक है ना। F की वैल्यू 10 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। F की वैल्यू 10 न्यूटन दे रखा है। पूछता है कि आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आप ये कैलकुलेट कीजिए, हाँ, आपको ये कैलकुलेट कीजिए। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन की F इक्वल्स टू M है, आप यहाँ पे लिखते हैं एरर ऑफ F बाई F इक्वल्स टू एरर ऑफ M बाई M प्लस एरर ऑफ A बाई A, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हमने लिखा F बाई 10 इक्वल्स टू, हमने कहा इसकी वैल्यू 0.5 बाई 5 प्लस 0.2 बाई 2, ठीक है। आपने कहा F इक्वल्स टू, अब इसको आप करोगे 0.1 प्लस 0.1, ये इधर गया मल्टीप्लाई, ये F इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10 प्लस प्लस 1 2। तो यानी कि अगर हमें F की वैल्यू लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस प्लस माइनस 2। F की वैल्यू अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है F 10 प्लस माइनस 2, ठीक है। आपने यहाँ से इसकी एरर को कैलकुलेट कर लिया है, अब इस फॉर्मेट को आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब इसका एक और एग्जांपल लीजिए, इसका हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में मान लो कि आप एरिया की बात करते हो, डेंसिटी की बात करते हो, इस तरह का टर्म की बात करते हो, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं एरिया की। आप एरिया कैलकुलेट करना है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है, मान लो 5 प्लस माइनस 0.25, ठीक है। और बी की वैल्यू दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.3,
ये वैल्यू दे रखा है। आपसे कह रहा है कि एरिया के एरर को कैलकुलेट कीजिए और इसके सही फॉर्म में इसको लिखिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कि आपने मल्टीप्लाई किया दिस, तो ए की वैल्यू हो गई एल इंटू बी, यानी कि 15 मीटर स्क्वायर। ये आपने मीटर स्क्वायर लिखा, मीटर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो यानी कि एरर इन एरिया डिवाइडेड बाई ए, एरर इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल, प्लस एरर इन ब्रेथ डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो एरर इन ए डिवाइडेड बाई 15, ये वैल्यू इक्वल्स टू एक एल की एरर 0.25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो ये 0.05, ये 0.1, तो ये वैल्यू आ गई 0.15 और ये ए इक्वल्स टू 15, 225, तो 22225, है ना। तो यानी कि ए की वैल्यू जो है वो आप लिख सकते हो 15 प्लस माइनस 0.15, 2.25। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसमें मान लीजिए कि आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। मान लो कि डेंसिटी का टर्म दे रखा है, डेंसिटी, अब वो डेंसिटी के टर्म में आपको कैलकुलेट करना है ना। अब डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेट करना है डेंसिटी की, परसेंटेज डेंसिटी एरर क्या है। वॉल्यूम देख लिया, तो मान लो इसी को हमने कहा m, इसको हमने कह दिया v, ये हो गया kg और ये हो गया मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, कुछ नहीं करना, जो भी कैलकुलेट करना उसके फार्मूला को पहले लिख लो। ठीक है, और फार्मूले को लिखा आपने एल दिस, इसको हम लिखेंगे ये वॉल्यूम बाई ये। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आपने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा कि दिस इज 2.5 बाई 5, ये प्लस वॉल्यूम में 0.3 डिवाइड बाई 3, आपने कहा ये 0.05, ये 0.1, ये आ गया सर 1.5, है ना। तो दिस इज क्या है, रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर। अब इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज एरर के लिए, है ना। तो आपने कहा दिस इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एरर आ गया। ये वैल्यू कितना दे रखा है, 0.15 इंटू 100, यानी कि हो गया 15%। ठीक है, तो आपने परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम कई सारे न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। मेन यहाँ पे जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट को समझना। अब वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो किसी तरीके के एरर को कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो एब्सोल्यूट एरर हो, चाहे वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो, रिलेटिव एरर हो या परसेंटेज एरर हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, पढ़ते रहिए।